हाँ तो प्यारे बच्चों, आज अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं 11वीं क्लास का, कोशिका या सेल। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि कोशिका जो है शरीर सजीव के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और सूक्ष्मतम इकाई है। यानी प्रत्येक जीव की इकाई, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, प्रत्येक जीव कोशिका या इसके उत्पाद यानी कोशिकाओं से मिलकर जो बने ऊतक हैं, अंग और अंग तंत्र से मिलकर बने होते हैं। तो छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आज अपन कोशिका का अध्ययन शुरू से, जीरो से शुरू करेंगे बेटा, कि क्या है कोशिका, कोशिका के बारे में किसने बताया, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका को किसने देखा, कोशिका के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, किस आधार पर हैं और उनमें मुख्य क्या क्या अंतर हैं। फिर अपन दोनों अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अपन विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन भी इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। एक बार सभी थंब इंप्रेशन द्वारा बता दो कि हम रेडी है बेटा। ठीक है, रेडी, तैयार हो? शुरू करें। कोशिका, देखिए सबसे पहले जो है बेटा, कोशिका क्या है? तो प्रत्येक जीवों के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक, क्रियात्मक व सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका है। प्रत्येक जीवों के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और सूक्ष्मतम जो इकाई है वह कोशिका है। यानी प्रत्येक जीव कोशिका या इसके उत्पाद से मिलकर बना होता है। दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोशिका के बारे में सबसे पहले दो वैज्ञानिकों को याद रखना आपको, कि कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया बेटा, एक वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में क्या याद रखना है, इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था। कैसी कोशिका को? जीवित कोशिका को इन्होंने देखा था पहले। इससे पहले भी वैज्ञानिक कोशिका को देख चुके हैं, लेकिन वो किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। दूसरे जो वैज्ञानिक है बड़ा, रॉबर्ट हुक। पढ़ चुके हैं बेटा आप छोटी क्लासों में कि रॉबर्ट हुक का क्या योगदान है कोशिका के क्षेत्र में। तो रॉबर्ट हुक को अपन पढ़ते हैं, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन वह किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका थी। तो कोशिका की खोज के बारे में पूछें तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। कोशिका क्या है? सजीवों के शरीर की सूक्ष्मतम, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती हैं। अब अपन आगे इसके बाद में पढ़ेंगे बेटा कि किस प्रकार जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका को क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं और इसको सूक्ष्मतम इकाई भी क्यों कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका से संबंधित कोशिका सिद्धांत। इसके बाद मेरा टॉपिक है कोशिका से संबंधित कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। देखिए बेटा, सेल थ्योरी में क्या क्या पढ़ना आपको। सबसे पहले सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किन किन वैज्ञानिकों ने दिया, वो वैज्ञानिक किस क्षेत्र से संबंधित थे और उन वैज्ञानिकों का क्या योगदान है, उन्होंने क्या क्या चीजें बताई। फिर अपन पढ़ेंगे कि कोशिका सिद्धांत में क्या कमी रह गई। तो पहली चीज बेटा कि इस सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक थे बेटा, दो वैज्ञानिक का नाम आता है, एक है स्लाइडेन और दूसरा है श्वान। स्लाइडेन और दूसरा बेटा स्वान। स्लाइडेन तथा स्वान जो है बेटा, ये स्लाइडेन, ठीक है, ये वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, यानी वनस्पति वैज्ञानिक हैं, वनस्पति वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट हैं। ये बॉटनिस्ट थे, कहाँ के थे? जर्मन के। तो जर्मन बॉटनिस्ट थे स्लाइडेन और ये थे ब्रिटिश
ब्रिटेन के जूलॉजिस्ट, प्राणी शास्त्र के वैज्ञानिक थे, जूलॉजिस्ट। दोनों वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है। स्लाइडेन कहाँ के थे? जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। स्वान ब्रिटिश के थे, जूलॉजिस्ट थे। अब ये वनस्पति विज्ञान से संबंधित थे स्लाइडेन। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने विभिन्न अनेक पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया, अनेक पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि पादप कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं। अनेक पादप कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। स्वान जो है ये जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे, जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्राणियों की कोशिकाओं में प्राणी कोशिकाओं का अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि प्राणी कोशिका का जो बाहरी आवरण है, प्राणी कोशिका का सबसे बाहरी जो आवरण है वो क्या है? कोशिका झिल्ली है। स्वान ने क्या कहा कि प्राणी कोशिकाओं की सबसे बाहरी झिल्ली को, बाहरी जो आवरण है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण क्या है? कोशिका भित्ति। तो इन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्राणियों का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली है, प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब ये इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, स्लाइडेन तथा स्वान द्वारा दिया गया सिद्धांत क्या कहलाया? कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। इसमें इन्होंने दो चीजें बताई हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं। क्या थी? पहली चीज इन्होंने बताया कि सभी सजीव, सारे जीव, चाहे पादप हो या जंतु हो, सभी जीव कोशिका या इसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। दूसरी चीज इन्होंने यही बताई कि कोशिका जो है वह सभी जीवों के शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये दो चीजें इन्होंने बताई हैं कोशिका सिद्धांत के दौरान, स्लाइडेन और स्वान ने। तो इन दोनों ने सम्मिलित रूप से कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि सभी जीव किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिका या इनके उत्पाद से। किसके उत्पाद से? कोशिकाओं के उत्पाद से। तो कोशिका या इनके उत्पाद से बने, सभी जीव कोशिका या इसके उत्पाद से बने होते हैं। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि प्रत्येक जीव की कोशिका जो है वह संरचनात्मक, क्रियात्मक, सूक्ष्मतम इकाई है। इन्होंने कहा कि कोशिका जो है सजीव की, कोशिका जो है सजीवों के शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ये दो चीजें इन्होंने, दोनों वैज्ञानिकों ने सम्मिलित रूप से दिया गया कोशिका सिद्धांत में बताई कि सभी जीव कोशिका या इसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। दूसरी चीज, कोशिका जो है सजीवों के शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब इस सिद्धांत की जो कमी रह गई, वैज्ञानिकों ने इनसे पूछा कि ये जो कोशिकाएं आ रही हैं, एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं जो मिल रही हैं, जीवों में एक बहुकोशिकीय जो जीव हैं उनमें लगातार कोशिकाएं बनती रहती हैं और कोशिकाएं नष्ट भी होती हैं, मृत भी हो रही हैं। तो नई कोशिकाएं किससे बन रही हैं? इसमें इन्होंने कोशिका सिद्धांत में ये स्पष्ट नहीं किया कि नई कोशिकाएं किससे बन रही है, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ये चीज इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस कोशिका सिद्धांत में नहीं बताए। तो इस सिद्धांत की कमी क्या रह गई? कोशिका सिद्धांत की कमी, तो आपको कमी में ये याद रखना है, इस सिद्धांत की कमी क्या रही? इन्होंने ये नहीं बताया कि नई कोशिकाओं के निर्माण के बारे में नहीं बताया। इन्होंने नई कोशिकाओं के निर्माण के बारे में, यानी नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, नई कोशिकाओं के निर्माण के बारे में इन्होंने नहीं बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ये इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस कोशिका सिद्धांत में स्पष्ट नहीं किया। तो क्लियर बेटा, कोशिका के बारे में पढ़ा है। कोशिका क्या है? शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका के बारे में सबसे पहले जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने देखा है। सबसे पहले जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने देखा है बेटा। फिर रॉबर्ट हुक शब्द आया, इन्होंने कोशिका की खोज की और ऐसी कोशिकाओं को देखा जो मृत कोशिकाएं थी। नेक्स्ट बेटा, फिर अपने पढ़ा है कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है।
स्लाइडेन और श्वान। स्लाइडेन कहाँ के थे? जर्मनी के थे, बॉटनिस्ट थे। श्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। इन्होंने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया, इन्होंने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया। श्वान ने बताया कि जंतु कोशिकाओं के सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो कोशिका झिल्ली है। फिर इन्होंने दो चीजें बताई कोशिका सिद्धांत में कि सभी जीव कोशिका या इसके उत्पाद से मिलकर बना होते हैं, और दूसरी चीज बताई कि कोशिका जो है वह सजीवों के शरीर की संरचनात्मक, सूक्ष्मतम और क्रियात्मक इकाई है। इनकी एक कमी रह गई, इन्होंने क्या नहीं बताया कि नई कोशिकाएं कैसे आ रही हैं या नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, ये चीज इन्होंने नहीं बताई। तो इसके बाद एक वैज्ञानिक आता है बेटा, वो बताते हैं कि नई कोशिकाएं कैसे बनी। तो उन वैज्ञानिकों ने जो रूपांतरण करके सिद्धांत दिया बेटा, इसी कोशिका सिद्धांत को क्या किया, उसने रूपांतरित किया। उसे कहते हैं रूपांतरित कोशिका सिद्धांत या नव कोशिका सिद्धांत। रूपांतरित कोशिका सिद्धांत, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, ये किसके द्वारा दी गई बेटा? तो रुडोल्फ विर्चॉव, वैज्ञानिक का नाम याद रखना आपको, रुडोल्फ विर्चॉव। रुडोल्फ विर्चॉव, इन्होंने क्या बताया बेटा? इन्होंने ये सिद्धांत दिया था रूपांतरित कोशिका सिद्धांत। इन्होंने वही चीज बताई जो कोशिका सिद्धांत की कमी थी कि नई कोशिकाएं कैसे बनती थी। इन सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया, रुडोल्फ विर्चॉव ने, कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। यानी सजीव के शरीर में जो पहले से उपस्थित कोशिकाएं हैं, उन्हीं कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। ये चीज इन्होंने बताई और इस सिद्धांत को नाम दिया बेटा रूपांतरित कोशिका सिद्धांत। तो रूपांतरित कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चॉव द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति या नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, यानी पहले से जो उपस्थित कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं से होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यानी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। यानी इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है बेटा। नई कोशिकाओं का निर्माण या नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। यानी कि इन्होंने कहा न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम ओल्ड सेल। नई कोशिकाएं किससे बनती हैं? पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। न्यू सेल अराइज फ्रॉम ओल्ड सेल, ये था बेटा रूपांतरित कोशिका सिद्धांत। तो समझ में आया? अपने पहला पढ़ा बेटा कोशिका के बारे में, फिर कोशिका सिद्धांत पढ़ा है। कोशिका सिद्धांत की कमी थी कि नई कोशिकाओं का निर्माण के बारे में नहीं बताया, तो नई कोशिका के निर्माण के बारे में रुडोल्फ विर्चॉव ने बताया और उसने क्या दिया? रूपांतरित कोशिका सिद्धांत दिया। और उन्होंने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से होता है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम ओल्ड सेल। इसके बाद बेटा आएगा अपने कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार आपने पढ़ा है पुरानी पिछली कक्षाओं में। कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की। तो चलिए अपन नेक्स्ट कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी है बेटा यूकैरियोटिक सेल। देखिए इन दोनों में अपन डिफरेंस से पढ़ते हैं, चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं बेटा। सिंपल है बिल्कुल। क्या याद रखना है? प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, ये पढ़ना है। फिर अपन पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे कि किन किन में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है और किन जीवों में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, और ये किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को किस प्रकार अपन अलग अलग करते हैं, उसका मुख्य आधार क्या है। तो ये अपन इसमें 3-4 चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो पहली चीज बेटा ये जो है इसका नाम क्या बेटा? प्रोकैरियो, प्रो और कैरियन। तो प्रो और कैरियन से मिलकर बना है सब। प्रो का मीन्स होता बेटा इंग्लिश में इसलिए होता बेटा प्रीमिटिव,
प्रीमिटिव को बेटा हिंदी में अपन कहते हैं आदिम या पुराना। आदिम या पुराना, या अपन कह सकते हैं आदिम जो चीज होगी बेटा वो कैसी होती है? अविकसित। आदिम पुराना, या अपन कह सकते हैं प्रो का मीन्स क्या है? अविकसित। कैरियन का मीन्स होता है बेटा न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। तो समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया नाम से ही कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें पुराना केंद्रक पाया जाता है, या ऐसी कोशिकाएं जिसमें आदिम या अविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। अविकसित प्रकार के केंद्रक की क्या डेफिनेशन होगी? अविकसित केंद्रक किसे कहेंगे? कि ऐसा केंद्रक जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उसको क्या कहेंगे? आदिम केंद्रक, अविकसित केंद्रक या पुराना केंद्रक। तो आदिम केंद्र की क्या विशेषता बेटा? ऐसा केंद्रक जिसमें क्या नहीं हो? जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली ना हो, और क्या ना हो? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। ये दोनों चीजें क्या हो? अनुपस्थित होती हैं। ये दोनों चीजें क्या होती हैं? अनुपस्थित। तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में अविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। और अविकसित केंद्रक किसे कहते हैं? ऐसा केंद्रक जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली ना हो और केंद्रिका भी ना हो, उसे कहेंगे आदिम या प्रोकैरियन। दूसरी प्रकार की जो कोशिका बेटा यूकैरियोटिक कोशिका हम देखिए, यू का मीन्स होता है बेटा ट्रू, और कैरियन न्यूक्लियस, यानी इसमें इस प्रकार के केंद्र को क्या कहेंगे? सत्य केंद्रक। सत्य केंद्रक किसे कहेंगे? ऐसा केंद्रक जिसके चारों ओर, ऐसा केंद्रक जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो। सत्य केंद्रक, इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी, और दूसरी चीज बेटा केंद्रिका भी उपस्थित हो। ये दोनों उपस्थित होगी, उससे कहते हैं बेटा सत्य केंद्रक। तो पहला डिफरेंस समझ में आया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिसमें आदिम प्रकार का केंद्रक होता है, यानी कि उस केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में सत्य केंद्रक होता है, जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। दूसरा अपन डिफरेंस की बात करें, इस प्रकार का केंद्रक किन जीवों में पाया जाता है? तो अपन ने सबसे महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार पढ़ रहे हैं। 5 जगत हैं। पहला जगत है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा प्लांटी और एनिमेलिया, पांचवा। तो इन पांचों जगत में जो पहला जगत अपने पढ़ा मोनेरा जगत, मोनेरा जगत की यह विशेषता थी कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं कौन से जगत में हैं? इसका उदाहरण हो जाएगा मोनेरा जगत। कौन सा जगत? मोनेरा। मोनेरा जगत, मोनेरा जगत में अपन ने पढ़ा है क्या क्या है मोनेरा जगत में? जीवाणु है, साइनो जीवाणु है, यानी नीले हरे शैवाल, साइनो जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी। तीसरा बेटा इसमें क्या आता है? माइकोप्लाज्मा। ये मोनेरा जगत में ही है। तो ये जो जीव हैं, जीवाणु, साइनो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा आदि के जो कोशिकाएं हैं, इस प्रकार की कोशिकाएं होती है प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है। दूसरा बेटा इसका जो उदाहरण है, यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण की बात करें तो शेष जो चारों जगत हैं, शेष 4 जो जगत बच रहे हैं, उनमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। कौन कौन सा है? पहला है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी या पादप जगत, और तीसरा एनिमेलिया या जंतु जगत। तो ये बड़ा उदाहरण की बात की अपने कि किन किन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और किन जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्लियर? 2 डिफरेंस अपने पढ़े हैं। तीसरा अपन पढ़ेंगे बेटा आनुवंशिक पदार्थ जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का होता है। तीसरा डिफरेंस है बेटा आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल। तो पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं अपन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले कि इसमें आदिम प्रकार का केंद्रक होता है, यानी कि इसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक में होता है, तो केंद्रक झिल्ली ना होने से इसका केंद्रक द्रव्य क्या होगा?
कोशिका द्रव्य में मिल जाएगा, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होगा, तो आनुवंशिक पदार्थ कहाँ होगा? इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में होगा। दूसरी चीज कैसा होगा? ये वृत्ताकार होगा। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? इसमें डीएनए है आनुवंशिक पदार्थ, और ये डीएनए कैसा होगा? द्विरज्जु की डीएनए। दूसरी चीज याद रखनी है वृत्ताकार, कैसा होगा? वृत्ताकार। तीसरी चीज ध्यान रखनी, इसमें ये डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ में ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। दूसरा आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए होता है, द्विरज्जु की डीएनए, और वो डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तीसरी चीज ध्यान रखनी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो हिस्टोन से नहीं जुड़ा होता, यानी इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें जो सारा जो डीएनए होता है वह एक ही गुणसूत्र का बना होता है, यानी इसमें एक ही गुणसूत्र, प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु है उसमें एक ही गुणसूत्र उपस्थित होता है। दूसरी चीज बेटा इधर अपन बात कर रहे हैं आनुवंशिक पदार्थ यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो इसमें लिखना आपको ये केंद्रक में उपस्थित है। आनुवंशिक पदार्थ किस में उपस्थित होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है, तो इस केंद्रक झिल्ली में, केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ होता है। दूसरी चीज, इस आनुवंशिक पदार्थ जो है द्विरज्जु की डीएनए होता है बेटा, इसमें द्विरज्जु की डीएनए, और ये डीएनए कैसा होगा? रेखिक होता है, रेखिक होता है, वृत्ताकार नहीं होता है। तीसरी चीज, इसमें हिस्टोन प्रोटीन स्थित होती है बेटा, यानी आनुवंशिक पदार्थ हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है जिससे ये आनुवंशिक पदार्थ जुड़ा होता है। तीसरा बेटा, इसमें अनेक गुणसूत्र होते हैं, अनेक गुणसूत्र, रेखिक जो डीएनए होता है, लंबा रेखिक डीएनए कई गुणसूत्रों में व्यवस्थित होता है, तो अनेक गुणसूत्र उपस्थित। जैसे अपन अपने मानव की बात करें बेटा, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में डीएनए कितना होता है? डीएनए की लंबाई अपने पढ़ी है 2.25 मीटर, यानी 2.25 मीटर एक कोशिका का डीएनए की लंबाई होती है। ये डीएनए कितने गुणसूत्र होते हैं मानव में? 46 गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होता है, 46 गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित इतनी लंबाई का डीएनए होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूरा गुणसूत्र एक ही गुणसूत्र होता है पूरे डीएनए में। तो अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ रहे हैं बेटा, मुख्य मुख्य डिफरेंस पढ़ रहे हैं। लास्ट जो है बेटा चौथा, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त या झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग किसे कहेंगे? कोशिका में पाए जाने वाले विशिष्ट कण या अंग हैं, ये एब्सेंट होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग एब्सेंट होते हैं, इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित हो, झिल्लीबद्ध कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग का मतलब है कोशिकांगों के चारों ओर झिल्ली उपस्थित हैं। ऐसा कोशिकांग या ऐसे कोशिकांग जिसके चारों ओर एकल या दोहरी झिल्ली उपस्थित हो। क्लियर? दूसरा बेटा, इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो किस प्रकार के कोशिकांग होते हैं? इसमें सिर्फ झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है। एक कोशिकांग है राइबोसोम, जिसको झिल्ली विहीन कोशिकांग कहते हैं। ये कोशिकांग बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, लेकिन इसमें जो है बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों में से एक ही प्रकार का राइबोसोम होता है। 70S प्रकार का राइबोसोम किस कोशिका में मिलता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें बेटा 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो ये अपने मुख्य मुख्य बेटा डिफरेंस प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़े हैं। क्या देखा आपने? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें आदिम केंद्रक पाया जाता है, इसमें सत्य केंद्रक होता है। आदिम केंद्रक क्या होता है? जिसका केंद्रक जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं हो और केंद्रिका अनुपस्थित है, इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण मोनेरा जगत है, जीवाणु, सत्य जीवाणु, साइनो जीवाणु और माइकोप्लाज्मा।
इसके उदाहरण है बेटा शेष 4 जगत जो है प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर अपने पढ़ा है आनुवंशिक पदार्थ किस प्रकार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अलग अलग प्रकार का होता है। दोनों में द्विरज्जु की डीएनए ही होता है आनुवंशिक पदार्थ, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ जो है डीएनए वृत्ताकार होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रेखिक होता है। ये कोशिका द्रव्य में पाई जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक द्रव्य में होता है। इनमें स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही गुणसूत्र होता है। इसमें डीएनए अलग अलग संख्या में गुणसूत्रों में व्यवस्थित होता है। जैसे मानव की बात की अपने मानव में 46 गुणसूत्र में पूरा डीएनए व्यवस्थित होता है। फिर झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात की तो झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली विहीन कोशिकांग राइबोसोम में 70 प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये अपने कोशिका के बारे में पढ़ा बेटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कोशिका के जो प्रकार हैं, कोशिका के जो प्रकार हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अपन पहले विस्तार से प्रोकैरियोटिक कोशिका को पढ़ेंगे, इसके बाद अपन बेटा यूकैरियोटिक कोशिका को पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अपन नेक्स्ट शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखिए बेटा क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका, 4-5 चीजें तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या क्या पढ़ लिया बेटा। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो अपने क्या क्या पढ़ा बेटा से जस्ट पहले वाली स्लाइड में। एक तो ये पढ़ लिया है कि इसमें आदिम केंद्रक होता है, आदिम या अविकसित प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है। दूसरी चीज अपने क्या पढ़ी बेटा, ये किसमें पाए जाते हैं, इसका उदाहरण है बेटा मोनेरा जगत के जीव हैं, सभी प्रोकैरियोटिक हैं। तीसरी चीज अपने पढ़ी बेटा, इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कहाँ होता है, केंद्रक में न स्थित होकर कहाँ स्थित होता है, कोशिका द्रव्य में। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ कहाँ स्थित होता है, कोशिका द्रव्य में। फिर अपने पढ़ा बेटा झिल्लीबद्ध कोशिकांग, झिल्लीबद्ध कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, ये भी अपने डिफरेंस में पढ़ लिया है। और झिल्लीयुक्त कोशिकांग जो है बेटा, इसमें कौन सा राइबोसोम होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। 80S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। ये अपने पहले वाली स्लाइड में अपने डिफरेंस में पढ़ लिया है। अब देखिए मुख्य जो चीजें प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपन जीवाणु कोशिका का अध्ययन करेंगे बेटा। किसका अध्ययन करेंगे, जीवाणु कोशिका मुख्य प्रोकैरियोटिक कोशिका ही है। अब इसकी बात करें संरचना की प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, तो देखिए आपने जीवाणु कोशिका देखी होगी बेटा। जीवाणु कोशिका का जो आवरण है, जीवाणु कोशिका का आवरण त्रिस्तरीय होता है। कितने स्तरीय होता है, त्रिस्तरीय। देखिए ये एक जीवाणु कोशिका है या प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के आवरण की बात करें अपन, इसके चारों ओर जो आवरण होता है वो आवरण 3 स्तर में बटा होता है। कितने स्तर होता है, इसका आवरण कितने स्तरीय होता है, त्रिस्तरीय आवरण होता है। सबसे बाहरी स्तर, मध्य स्तर और सबसे भीतरी स्तर। देखिए बेटा सबसे बाहरी स्तर कौन सा है, ये है 1 नंबर, और सबसे भीतरी स्तर ये है बेटा, और ये है सबसे भीतरी स्तर वो मध्य स्तर। सबसे बाहरी स्तर जो है बेटा, सबसे बाहरी स्तर को कहते हैं सबसे बाहरी स्तर है ये बेटा दो परतों से मिलकर बना है।
एक होता है बेटा संपुटिका, कैप्सूल, संपुटिका या इसको लिखते हैं कैप्सूल। ये कठोर आवरण होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के आवरण का सबसे बाहरी जो स्तर है उस ये दो आवरण का बना होता है, एक तो संपुटिका और एक बेटा अवपंख परत, स्लाइम लेयर होती है। संपुटिका जो है ये कठोर आवरण होता है और सबसे बाहरी होता है, सबसे बाहरी। इसके भीतर अवपंख परत होती है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आवरण है त्रिस्तरीय होता है। सबसे बाहरी स्तर संपुटिका और अवपंख परत का बना होता है। मध्य स्तर जो है ये मध्य स्तर बेटा कोशिका भित्ति, मध्य स्तर क्या होती है? कोशिका भित्ति। और सबसे भीतरी स्तर होता है कोशिका झिल्ली। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का अपन आवरण पढ़ रहे हैं बेटा। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अपन ने पढ़ा है, उसके बाद उस कोशिका की संरचना पढ़ रहे हैं, उसमें आवरण की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आवरण जो है त्रिस्तरीय होता है, यानी इसमें 3 स्तर होते हैं, सबसे बाहरी स्तर, मध्य स्तर और सबसे भीतरी स्तर। सबसे बाहरी स्तर जो है बेटा वो संपुटिका और अवपंख परत का बना होता है। इसमें भी संपुटिका बाहर की तरफ होती है और सबसे कठोर है ये। अवपंख परत इस संपुटिका के भीतरी स्तर होता है। फिर बाहरी स्तर के बाद आता है, अंदर की तरफ चले प्रोकैरियोटिक कोशिका के, तो आता मध्य स्तर। मध्य स्तर को कहते हैं कोशिका भित्ति। और इंपॉर्टेंट है कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति या प्रोकैरियोट में कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? आपको याद रखना है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन एक पॉलीसैकेराइड है, या इसको लिखते बेटा, इसको कहते हैं म्यूरिन, म्यूरिन, MURIN। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की। पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। भीतरी स्तर जो है वो कोशिका झिल्ली होता है। और कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली जो है बेटा ये प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली जिससे बनती है, उसी घटक से बेटा कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बनी होती है। तो आवरण जो है त्रिस्तरीय है, समझ में आया? ये बाहरी स्तर, मध्य स्तर और भीतरी स्तर। बाहरी स्तर संपुटिका और अवपंख परत है, मध्य स्तर कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। भीतरी स्तर कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका झिल्ली जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समान ही प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। चले आगे, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर बेटा? छठा पॉइंट आवरण। अब देखिए कोशिका झिल्ली जो है बेटा, ये जो झिल्ली, इसमें मैंने कुछ अंतर्वलन दिखाए हैं, अंतर्वलन दिखाए हैं। ये क्या है? कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली बेटा रूपांतरित होकर अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं, जिनके कार्य उनकी संरचना के अनुसार अलग अलग होता है। तो अपन कोशिका झिल्ली के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली के रूपांतरण। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली क्या है? एक तरह का आवरण है। कैसा आवरण है? सबसे भीतरी आवरण है, सबसे भीतरी स्तर का आवरण है। कोशिका भित्ति पूछ ले तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका का मध्य स्तर का आवरण है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। तो ठीक है, अपन कोशिका झिल्ली के रूपांतरण पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है बेटा उसका मध्य स्तर है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के रूपांतरण बेटा दो प्रकार से रूपांतरित होती है। कोशिका झिल्ली जो है बेटा दो प्रकार से रूपांतरित होती है। एक है बेटा इसका रूपांतरण मीजोसोम, मीजोसोम, मीजोसोम। और दूसरा जो रूपांतरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली का, उसे लिखते हैं बेटा क्रोमेटोफोर्स। देखिए क्रोमेटोफोर जो है बेटा ये विशेष प्रकार के रंगीन वर्णक हैं। क्या याद रखना आपको? विशेष रंगीन वर्णक हैं। कौन कौन से वर्णक? तो आपको दो वर्णक के नाम याद रखना बेटा, केरोटीन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्रोमेटोफोर्स में विशेष प्रकार के रंगीन वर्णक पाए जाते हैं।
कैरोटीन वर्णक और बैक्टीरियो क्लोरोफिल वर्णक। ये क्या काम करता है बेटा? क्रोमेटोफोर का मुख्य जो कार्य है प्रकाश संश्लेषण। क्या कार्य करता है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अब ये किस में होता है बेटा? इस प्रकार का रूपांतरण कौन से प्रोकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली में होता है? तो इसको आपको लिखना बेटा, ये किस में होता है? साइनो जीवाणु, नीले हरे शैवाल जो हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में ये क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार का जो कोशिका झिल्ली का रूपांतरण है मीजोसोम। देखिए मीजोसोम में क्या होता है बेटा? प्रोकैरियोट या जीवाणु की कोशिका भित्ति जगह जगह पर अंतर्वलित होकर यानी भीतर की तरफ धंसकर, मैंने डायग्राम बनाया था इधर, भीतरी स्तर जो है बेटा, ये भीतरी स्तर यहाँ बनाया था। देखिए ये जगह जगह मैंने भीतर की तरफ धंसाया, ये तो ये भीतर की तरफ धंसकर संरचना बनाती हैं, उन्हें कहते हैं बेटा मीजोसोम। तो मीजोसोम क्या है? कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनी संरचनाएं। कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन मीजोसोम है। अब देखिए मीजोसोम क्या कार्य करता है बेटा? मीजोसोम के कार्य ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए। सबसे पहले इसमें बेटा इसका मुख्य कार्य है, इसमें श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं, श्वसन संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया के समजात अंग माना है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन संबंधी एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा है? मीजोसोम को, क्योंकि मीजोसोम के भीतर श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। दूसरा ये क्या काम करता है मीजोसोम? कोशिका भित्ति निर्माण में, कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक होता है बेटा। तीसरा कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में, डीएनए प्रतिकृतिकरण में, डीएनए रेप्लिकेशन में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये कार्य करता बेटा। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो सेल मेम्ब्रेन है या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे भीतरी स्तर का जो आवरण था कोशिका झिल्ली, उसके दो रूपांतरण हैं, मीजोसोम और क्रोमेटोफोर्स। मीजोसोम क्या है? कोशिका झिल्ली जगह जगह पर भीतर की तरफ धंसकर बनी संरचना मीजोसोम कहलाती है। मीजोसोम में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं, इस कारण से प्रोकैरियोटिक कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं। इसका एक और क्या कार्य है? ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, कोशिका विभाजन में कार्य करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में कार्य करता है। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान निर्मित डीएनए एक कोशिका में एक पूरे डीएनए की प्रति जाती है। क्रोमेटोफोर्स ये क्या है? विशेष प्रकार के रंगीन वर्णक होते हैं, इनमें कैरोटीन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रकार के वर्णक हैं। इसका कार्य, क्रोमेटोफोर का कार्य है प्रकाश संश्लेषण का, और ये किसमें पाए जाते हैं? साइनो जीवाणु में। तो बेटा आज अपन ने पढ़ा है कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में सबसे पहले दो वैज्ञानिकों, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जीवित कोशिका को देखने वाले, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करने वाले। तो जिस कोशिका को इन्होंने देखा था वह मृत कोशिका थी। फिर कोशिका क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक कई कोशिका हैं। फिर कोशिका सिद्धांत को पढ़ाएं। दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिए गए सिद्धांत थे। इनकी कमी ये थी कि इन्होंने नई कोशिका कैसे बनती है ये नहीं बता पाए। तो एक नए वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चोव, उन्होंने इसी कोशिका सिद्धांत को थोड़ा रूपांतरित किया, मॉडिफाई किया। उनकी जो कमी थी उन्होंने पूरा कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि नई कोशिका जो बनती है, जो उस कोशिका सिद्धांत का प्रश्न रह गया था, उन्होंने बताया कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली। फिर पढ़ा अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, आदिम केंद्रक, इनके उदाहरण, फिर अपने आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर, और झिल्ली कोशिकांग और झिल्ली विहीन कोशिकांग। फिर अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा है। ये 5 टॉपिक पढ़े। फिर अपने इस प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे बाहरी जो आवरण है उसको पढ़ाएं। आवरण जो बेटा इसका आवरण त्रिस्तरीय होता है। सबसे बाहरी आवरण जो संपुटिका और औपंख परत का बना होता है, इसको बेटा ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। संपुटिका और औपंख परत को सम्मिलित रूप से ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के 2 भाग है, संपुटिका सबसे बाहरी और कठोर भाग है,
अवपंक परत भीतरी श्लेष में ले रहे हैं। मध्य स्तर है कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। फिर अपने भीतरी स्तर, सबसे भीतरी स्तर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का है वो कोशिका झिल्ली है, जो किसका बना होता है, यूकैरियोटिक कोशिका के समान ही लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। फिर अपने इस कोशिका झिल्ली के रूपांतरण पढ़े हैं, दो रूपांतरण पढ़े हैं, एक मीजोसोम और क्रोमेटोफोर। ठीक है बेटा, आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, पूरे उसकी संरचना डिटेल से पढ़ेंगे, जीवाणु कोशिका पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे बेटा यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इस सेशन आपको अच्छा लगे इसको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सब्सक्राइब करना है, ताकि अपने और दूसरे साथी बच्चे जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या 11th क्लास के बच्चे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं विशेष रूप से, उनके लिए या उनको बेटा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसको शेयर करना है और लाइक करना है।